नमस्कार, सभी को प्रणाम और आज के हमारे विशेष वक्ता, हम सभी के शिक्षक ऐसे डॉक्टर सुशील धर्मानी सर जी को विशेषकर प्रणाम और उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। दोस्तों, सरकारी विनयन एवं वाणिज्य कॉलेज रापर के गुजराती विभाग द्वारा आयोजित प्रशिष्ट कृति परिचय श्रेणी की ये जो श्रृंखला चली है, उसमें आज सब हम मिलकर 104वां मोती जोड़ने जा रहे हैं। ये सभी मोती अपने आप में विशेष बन रहे हैं क्योंकि उसे परोने वाले जो हैं, वो भी इतने विशेष व्यक्ति हमारे लिए बन के आए हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर धर्मानी सर, जो कि हमारे कच्छ के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और सभी छात्रों के लिए गुरु के स्थान के अधिकारी हैं। ऐसे धर्मानी सर आज वे बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी जी पर। तो डॉक्टर धर्मानी सर, जो कि तोलानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के प्रधानाचार्य हैं, आदिपुर, जो कि कच्छ का विद्यानगर कहा जाता है, उसमें विद्या की जो धुन है, वो इन्हीं सब की बदौलत आज यह चल रही है, आगे बढ़ रही है। आपने अंग्रेजी एवं हिंदी विषय के साथ एमए किया हुआ है, फिर बीएड और पीएचडी की उपाधि भी हासिल की है। आप यहाँ आने से पूर्व आपने अपने अध्यापन कार्य का प्रारंभ सन 1987 से किया, राजकोट की राजकुमार कॉलेज से। उसके बाद डॉक्टर वी.आर. गोदानिया महिला कॉलेज में आप 1995 से जुड़े और फिर 2006 से आप जो हैं वो तोलानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के प्रिंसिपल के रूप में हमारे यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं, डॉक्टर धर्मानी सर। आप अन्य कार्यों के साथ भी जो शिक्षा के जुड़े हुए कार्य हैं, उसमें भी आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आप सीएचई के हैं, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंटर भी हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी आप हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर कच्छ यूनिवर्सिटी के हैं, तो फिर आप आर्ट्स फैकल्टी के डीन भी रह चुके हैं, मेंबर एंड चेयरपर्सन हिंदी बोर्ड, एनएसएस स्पोर्ट्स एग्जाम रिफॉर्म कमिटी, केएसकेवी कच्छ यूनिवर्सिटी, तो विवेक एसएफआई पीजी एंड सीओएफ टीसीएएस के डायरेक्टर भी हैं। 2009 से डॉक्टर धर्मानी सर जो हैं वो पीएचडी के मार्गदर्शक भी हैं। आपके अंदर में 9 स्टूडेंट्स ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। केसीजी की ट्रिपल ए की टीम के भी आप मेंबर रह चुके हैं। आपके 3 पुस्तक अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, स्वतंत्र पुस्तक जिसे हम कह सकते हैं, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में युगबोध, जैनेन्द्र के उपन्यासकार अज्ञे एवं लीलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में अंतर जगत का चित्रण। तो फिर आपने अन्य 5 पुस्तकों में चीफ एडिटर यानी कि मुख्य संपादक की भूमिका अदा की है। श्रेष्ठ हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, कविता के सोपान, गद्य का गुलदस्ता एवं गद्य विविधा। कॉलेज जिसका नाम मैंने 2 बार लिया, तोलानी आर्ट्स एंड साइंस, वो साहब जी की बदौलत उसने नेट में ए ग्रेड भी हासिल किया है और हिंदी का पीजी डिपार्टमेंट भी अभी वहाँ पे चल रहा है, मैथमेटिक्स और भी कुछ। तो बहुत सारे अवार्ड्स या जैसे सम्मान कह सकते हैं। आप शिक्षा एवं साहित्य दोनों क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, तो साहित्य एवं शिक्षा के साथ जुड़ी हुई संस्थाओं ने डॉक्टर धर्मानी जी के कार्य को देखकर उनका सम्मान किया है। तो ऐसे बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हमारे आप सभी के धर्मानी सर आज बात करने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नामक एक बहुत ही बेहतरीन नाटक, जो कि बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। तो हमारे यहाँ जुड़े हुए एक श्रोता ने बताया कि जब वे एमए कर रहे थे या बीए कर रहे थे, तब उनके अभ्यास में ये था। अभी वो नियर बाय 75 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं, तो इतना पुराना और आज भी उतना प्रस्तुत ये नाटक। उसके संदर्भ में धर्मानी सर को बात करने के लिए विनती करने से पूर्व
हमारी कॉलेज और पूरे सभी श्रोतागण की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन सर करते हैं और बेहद आनंद महसूस करते हैं कि हमारी एक छोटे से कार्य के साथ आप जुड़े हैं, तो ये इससे बड़ा हो गया है। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुशील धर्मानी सर। धन्यवाद। सर्व साथी मित्रों को नमन एवं नमस्कार। और मुझे यहाँ ऐसे कई नाम नज़र आ रहे हैं जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे प्राध्यापक मित्र हैं। साथियों, साहित्य पढ़ाना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको जब एक साहित्यकार की कृति को विद्यार्थियों के समक्ष लाना हो या स्वयं के समक्ष लाना हो, मैं सबसे पहले तो क्षमा याचना चाहूँगा मेरे उन सब दिग्गज साहित्यकारों के कि आज जब हम बैठे हैं तो मैं यहाँ इस क्षमा याचना के साथ शुरू करना चाहूँगा कि हम इन साहित्यिक कृतियों का रसास्वादन कर रहे हैं, हम इनका मीमांसा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक लेखक का दायित्व बहुत बड़ा होता है। मैं लेखक को कलम का प्रहरी मानता हूं। आज के युग में जब हम कुछ भी लिखते हैं और अपने आप को साहित्यकार मान लेते हैं, हमारे लिखे को हम साहित्य की कोटि में रख देते हैं, लेकिन जब हमारे इन पूर्वज लेखकों को जब पढ़ते हैं तब महसूस होता है कि हम कितने बोने हैं। हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ के डेफिनेशन के हिसाब से स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो को साहित्य मान लिया। मुझे यहाँ यह कहना होगा कि हिंदी के, संस्कृत के जितने भी साहित्यकार हो गए हैं, उन लोगों ने अपने मनो आवेगों के प्रस्फुटन को साहित्य नहीं माना है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह एक चिंतन के भाग रूप लिखा है। साहित्यकार और जब इतिहासकार की हम तुलना करते हैं तो इतिहासकार केवल तारीखों की बात करता है, और जो एक साहित्यकार है वह सर्जक है। मैं उसे डॉक्टरी भाषा का सर्जन मानता हूं, क्योंकि इन साहित्यकारों ने अपने इतिहास की तारीखों के बीच की उन वस्तुओं को, गैप को एक प्लास्टिक सर्जन की तरह कल्पना के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से जोड़ा है। ये वे साहित्यकार हैं जिन्होंने हमारे इतिहास की कई विकृतियों को काटकर इतने सुंदर ढंग से साहित्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि वह सब कृतियां कालजयी कृतियां हो गई है। अगर हम जो इतिहास की घटनाएं हैं उनको देखते हैं और अगर उनका अनुपालन करें तो बहुत गलन होता। कालिदास जी का अभिज्ञान शकुंतलम देखें तो कालिदास जी ने भी यथा राजा तथा प्रजा वाली परंपरा को रोकने के लिए ही शकुंतला की रचना की। और हमारे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त के पुत्र, उन्होंने जिस तरह इतिहास की एक घटना घटित हुई और आगे चलकर उस आरोप को, लांछन को सारे के सारे गुप्त वंश पर न लगे, उस दृष्टि से विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक आया, जिसकी चर्चा हम लोग श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण में 1923 में देखते हैं। मैं आप सब लोगों की अनुमति के साथ मेरे आज के इस
विचार प्रवाह को एक पीपीटी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम साथ में चिंतन करते हुए चले हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाटिका लिखी, वह नाटिका लिखने से पहले उन्होंने कितना रिसर्च किया। उन्होंने इतिहास में जाकर नारद संहिता हो, पराशर संहिता हो, उसका अध्ययन किया। उन्होंने अबुल हसन के इतिहास को पढ़ा, क्योंकि केवल आज के युग में जो हम आगे की बात आ रही है उसको कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ा देते हैं, उस वस्तु को टालने के लिए उन्होंने उसके मूल तक जाकर उस बात को जानने की कोशिश की कि भाई वाकई में वास्तविकता क्या है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब लिखकर आप कोई वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपके ब्रह्म वाक्य की तरह बन जाते हैं, तो हमें अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी है। क्या जरूरत हुई जयशंकर प्रसाद जी को ध्रुव स्वामिनी लिखने की? हर साहित्यकार जो कि बहुत ही संवेदनशील होता है, अपने परिवेश में वह जो वस्तु देखता है उस वस्तु से वह प्रभावित होता है और वह चाहता है कि समाज में सोए हुए लोग उठें, उनके द्वारा हो रही गलतियों को सुधारे। यही नहीं, जो आदर्श है उसको पुनः स्वीकारे। इसीलिए हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग को हम लोगों ने पुनः जागरण काल कहा और द्विवेदी जी के युग को हमने जागरण सुधार काल कहा। अर्थात जो हम मोह भंग की अवस्था में हैं, उस अवस्था से बाहर निकले। अब ये जो नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने 1933 में लिखा, ये इनका अंतिम नाटक है, प्रौढ़तम नाटक है, श्रेष्ठतम नाटक है। मैं फिर से कहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा कि हमें शब्द मीमांसा की जगह रसास्वादन का प्रयोग करना है कि यह एक इतिहास प्रसूत उद्देश्य मूलक नाटक है। यह एक नायिका प्रधान नाटक है। क्यों जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक को लिखा, इसकी चर्चा, इसकी बात करते हुए इस जो नाटक है उसकी विशेषता ऐसी क्या है कि पिछले 70 सालों से यह नाटक लगातार हमारे यहाँ यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, आईएएस हो, हर जगह इस नाटक को पढ़ा जा रहा है। साथियों, ये आज के संस्करण का स्वरूप है, जो बाजार में पुस्तिका एक अति संक्षिप्त नाट्य संहिता के रूप में छात्रों के समक्ष आ रही है। लेकिन इतने से छोटे नाटक के अंदर जयशंकर प्रसाद जी ने विस्फोटक सामग्री भरी हुई है। अगर मौका मिले तो जरूर स्वयं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा इस नाटिका के प्राकथन को पढ़ें, जहां उनका यह विनम्र प्रयास रहा है कि कम से कम हम जो वर्तमान के तथाकथित सभ्य समाज हैं, हमारे आज की युग की स्त्रियों को वह अधिकार दें जो कि प्राचीन काल में चंद्रगुप्त जी ने अपने युग में दिया। कहने को हम काफी एडवांस लोग हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम हमारे आज के युग की नारियों को मानवीय अधिकार दे रहे हैं? यह जो एक नाटक है वह स्त्री विमर्श के दृष्टि से हम लोग आज एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। जब नाटक शुरू होना है
उसके पूर्व भूमि पृष्ठभूमि की तरह कि समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया है अपने छोटे बेटे चंद्रगुप्त के साथ, और उस युद्ध में वो विजित हुए हैं, काफी घायल हो गए हैं। युद्ध भूमि में घायलावस्था में वे अपने छोटे बेटे चंद्रगुप्त को राजा घोषित करते हैं, युवराज। क्योंकि चंद्रगुप्त गुप्त वंश के योग्य है, वे नहीं चाहते कि उनका बड़ा बेटा रामगुप्त, जो कि एकदम निकम्मा है, मद्यप है, वो राजा बने। उस युद्ध में उन्होंने जिस राजा पर आक्रमण किया था, उस राजा की बेटी को सौगात की तरह चंद्रगुप्त को, विजित राजा को दिया जाता है। अब हम एक पल यहां रुककर ये देखते हैं कि कितनी अजीब बात है कि प्राचीन काल में भारत में स्त्री को एक पशु की तरह, एक वस्तु की तरह विजित राजा को दिया जाता था। हमारी ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के द्वारा अपने राज्य में लाई जानी है। हमारे इतिहास में अगर आप देखते हैं तो इस घटना का ज्यादा विवरण नहीं है। इस घटना को दर्शाने के लिए कई लेखकों ने अपने अपने लेखन के माध्यम से प्रस्थापित किया है। इतिहास केवल इतना दर्शाता है कि समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र चंद्रगुप्त ने उत्तराधिकारी बनने के प्रयास में अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। साथियों, एक पल यहां रुककर हम इस ऐतिहासिक घटना को देखकर आगे बढ़ेंगे। इतिहास केवल यही कह रहा है कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या की और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। जब हम इतिहास को देखते हैं, हमारी प्राचीन परंपरा देखते हैं, तो क्या हमारे यहां पर विधवा विवाह था? प्रश्न चिन्ह। हमारा जो यह नाटक है, इस पृष्ठभूमि के बाद शुरू होता है कि चंद्रगुप्त युद्ध भूमि से विजित ध्रुव स्वामिनी को मगध नगर में लाता है, जहां आने पर उसके बड़े भाई रामगुप्त ने अपने अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया है। रामगुप्त अब राजा बन गया है और बतौर राजा चंद्रगुप्त के द्वारा लाए हुए हर वस्तु को अपनी घोषित करता है। वह ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। इस नाटक में दूसरा मुद्दा यही आ रहा है कि एक बेचारी स्त्री जो कि विजित वस्तु की तरह लाई जा रही है, उसके इच्छा के बिना, उसकी सम्मति के बिना जबरदस्ती उसका विवाह रामगुप्त के साथ हो जाता है। हमारे शास्त्रों में विवाह के प्रकार दर्शाए गए हैं, जिसके अंदर इस प्रकार के धर्म विवाह के विपरीत विरोध में राक्षस विवाह है, जहां जबरन किसी स्त्री से विवाह कर लिया जाना। हम जब नाटक पढ़ते हैं तो एक जगह पर ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से कहती है कि भाई आप मेरी रक्षा करें शकराज से, और हमारा रामगुप्त जो कि क्लीव है, कायर है, कहता है कि भाई मैं तो शराब के नशे में था, पुरोहित ने जो मंत्र बोले, क्या बोले मुझे पता नहीं, और तुम मेरी पत्नी बन गई, मैंने तुम्हारे रक्षा की कहीं पर भी कसम नहीं खाई है। इस पृष्ठभूमि से हमारा यहां पर नाटक शुरू हो रहा है। गौर फरमाइए, अति संक्षिप्त नाटक है, जिसके अंदर
तत्सम प्रधान संस्कृत शब्दावली की बाहुलता है। लेखक ने 3 अंकों में इस नाटक को विभक्त किया है। पहला जो अंक है राजा रामगुप्त के शिविर में आरंभ होता है। नगर से दूर सीमांतवर्ती प्रदेश है जहां सैनिक शिविर है, जहां पर ध्रुव स्वामिनी को नजरकैद रखा गया है। साथियों, ये तीसरी वस्तु ध्यान देने योग्य है कि रामगुप्त जिसने जबरदस्ती ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर रखा है, वह ध्रुव स्वामिनी के स्वामी भक्ति से सशंकित है, जिसने जबरदस्ती चंद्रगुप्त का शासन हथिया ला है। चंद्रगुप्त से बचने के लिए खुद को एक सैनिक शिविर में वे सब रह रहे हैं। दूसरा जो अंक है वो शकराज के शिविर का है। शकराज वह व्यक्ति है जिसके हाथों ध्रुव स्वामिनी को सौंपने की बात ध्रुव स्वामिनी के पिता ने किया था। ध्रुव स्वामिनी शकराज की वाग्दत्ता थी। दुर्भाग्य से समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके उसे उस प्रदेश को जीत लिया है। और तीसरा जो अंक है वह शकदुर्ग, शकराज के दुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ का है, और यहीं पर हमारा ध्रुव स्वामिनी नाटक का अंत होता है। इस वस्तु को हमें ध्यान देना है कि एक सफल नाट्यकार वह है जो कम से कम अंकों में, कम से कम समय में अपनी कथा को शुरू करके तेज गति से अंत की ओर बढ़ता है और बीच में हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। केवल 3 अंकों के अंदर जयशंकर प्रसाद जी ने इस कथा को न्याय दिलवाने की कोशिश की है। और सही मायने में कहा जाए, इस पतली सी पुस्तक को कहने को अगर हम एक बैठक में पड़ जाते हैं, लेकिन समझने के लिए आज भी आपको काफी कुछ मिल जाएगा। अब किन ऐतिहासिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए जयशंकर प्रसादिनी जी ने चाहा है कि हमारे समाज में सही आदर्श आए? ऐसे कौन से कारण हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने भाई की हत्या करनी पड़ी? किस कारण से हमारे ध्रुव स्वामिनी आगे चलकर चंद्रगुप्त का वर्ण करती है? हम लोग शिलालेखों में देखते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई लगातार हिस्ट्री राइटिंग तो नहीं करता था, लेकिन इतना पता चलता है कि हमारा रामगुप्त एक कायर विलासी व्यक्ति है जो अयोग्य था। इसीलिए तो अपने पिता समुद्रगुप्त के साथ युद्ध में नहीं गया। इसीलिए तो समुद्रगुप्त ने रामगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। यह रामगुप्त अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है और ध्रुव स्वामिनी जिसका विवाह चंद्रगुप्त से होना था, उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। इस ऐतिहासिक तत्वों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, पहले भाग में हम ये देख रहे हैं कि हमारा चंद्रगुप्त एक नायक की तरह सर्वगुण संपन्न है। धीरोदात, धुरीर, ललित, धीर, गंभीर, एक ऐसा भाई, एक ऐसा शासक जो अपने पिता के राजवंश की सम्मान करते हुए अपने बड़े भाई के हाथों सारा शासन भी दे देता है। वह रक्तपात नहीं चाहता। एक ऐसा भाई जो अपने साथ विजित ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त को सौंप देता है। पहले अंक में रामगुप्त के राज्य के बाहर शिविर में हम बेचारी ध्रुव स्वामिनी को देखते हैं। बड़े
काव्यात्मक संवाद है। ध्रुव स्वामिनी कह रही है, स्वगत कथन के रूप में संवाद है। सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व को साकार कठोरता, अब्र भेदी उन्मुक्त शिखर और इन शुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। बेचारी ध्रुव स्वामिनी कल तक जो एक राजा की राजकुंवरी थी, युद्ध में लाई जा रही है, उसने युद्ध में उस सुंदर हैंडसम चंद्रगुप्त को देखा है जिसको मन ही मन वरण किए हुए है, और कुठाराघात के तरह उसका विवाह रामगुप्त के साथ हो जाता है और वो बेचारी नई नवेली नववधु कुलवधु कुछ समझे उसके पहले ही उसे नजरकैद करते हुए एक सैनिक शिविर में डाल दिया है। चंद्रगुप्त अब क्या करे? कथा की संक्षिप्तता इस भाग में देखें कि शकराज जो अपनी वाग्दत्ता को वापस चाहता है, वह रामगुप्त के यहां पर आक्रमण करता है, उसके शिविर को घेर लेता है और संधि प्रस्ताव भेजता है कि भाई ध्रुव स्वामिनी मुझे दे दीजिए, सारे के सारे सामंत कुमारों की पत्नियां हैं, हमारे सामंत कुमारों के लिए दे दीजिए, और हमारा रामगुप्त जिसने आज तक तलवार उठाई नहीं, शिखर स्वामी के सलाह कर कर यह निर्णय करता है कि भाई ध्रुव स्वामिनी कभी मुझे चाहने वाली तो है नहीं, और मैं नहीं चाहता कि वो चंद्रगुप्त की भी पत्नी बने। और अगर आज राष्ट्र को बचाना है, अगर ध्रुव स्वामिनी को हम शकराज को दे देते हैं, बिना किसी रक्तपात के युद्ध पूरा हो जाता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यहां पर ये चौथी ट्रेजेडी है कि एक स्त्री को उसका पति बचाने की जगह शत्रु के हाथों में सौंप देता है। हमारे यहां प्राचीन राजपूताना परंपरा रही, जहां लोग अपने कुल को बचाने के लिए, कुल वधु को बचाने के लिए सिर पर केसरिया बांधकर युद्ध भूमि में आ जाती है और पीछे स्त्रियां जौहर करती है। और यहां हमारा रामगुप्त टोली में न केवल ध्रुव स्वामिनी को, परंतु हर सामंत राजकुमार को, शकराज को भेजने को तैयार है। और हमारा शिखर स्वामी और रामगुप्त ये भी करते हैं कि चंद्रगुप्त को कहते हैं कि भाई यह डोली लेकर तुम्हें शकराज के शिविर तक जाना है, मान सम्मान से तुम गुप्त वंश की कुल वधु को शकराज को भेंट में देकर आओ। कितना विरोधाभास है, एक साथ एक तीर दो शिकार। उस युद्ध शिविर, शकराज के शिविर में पहुंचकर युद्ध होता है, चंद्रगुप्त शकराज दोनों घायल होते हैं, हमारा शकराज मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी शक शिविर के अंदरूनी भाग में जब दरबार बैठी है और वहां पर रामगुप्त आता है, अपने आप को राजा की तरफ प्रस्थापित करते हुए, जिसका विरोध ध्रुव स्वामिनी करती है, रामगुप्त उसे कुलवधु की तरह पुकारता है। और वहां पर पुरोहित के उपस्थिति में ध्रुव स्वामिनी सारे दरबार के सामने प्रश्न करती है कि मैं अब कुलवधु कहां रही? रामगुप्त ने तो मुझे गिफ्ट की तरह, उपहार की तरह शकराज को दे दिया, अब मैं आपकी वस्तु नहीं रही। और इस शिविर को जीतने में रामगुप्त का कहीं पर भी हाथ है ही नहीं। और एक व्यक्ति, एक पति जो अपनी पत्नी को दूसरे को दे देता है, जो सक्षम नहीं है, क्या वह पति बने रहने के लायक है? मैं अपने आप को गुप्त कुल की कुलवधु कहलवाने को तैयार नहीं हूं। उस राज्यसभा में हमारा
रामगुप्त तलवार निकालकर चंद्रगुप्त पर जब वार करने जाता है धोखे से, तो एक सैनिक, एक सामंत देख लेता है और उसको मार देता है। यहां पे नाटक का अंत होता है। देखिए कितनी खूबसूरती से हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने यह कहा है कि भाई चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को नहीं मारा, और नाटक के अंत में सारे के सारे दरबारी सामंत लोग चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार करते हैं, और वहां पर रामगुप्त मरे उसके पहले पुरोहित यह घोषणा कर जाता है कि भाई रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, ध्रुव स्वामिनी एक मुक्त स्त्री है। अब यहां पर हम लोग भारतीय विधान की भी रक्षा करते हैं कि भाई ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की विधवा नहीं है, रामगुप्त के मृत्यु के पूर्व ही उसे मुक्ति मिल चुकी है, और वह मुक्त है किसी का भी वर्ण करे। इस विवाह के द्वारा चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक साम्राज्ञी की तरह वहां पर उपस्थित होते हैं। साथियों, जो ये कथा है उसके अंदर सहायक कथा की तरह कोमा शकराज का प्रेम है, मंदाकिनी की कथा है, 5 गीत है जो बड़े ही मार्मिक और संवेदनशील है। हमें यह नाटक को पढ़ते वक्त एहसास होता है, अनुभव होता है कि नाट्यकार के साथ साथ कवि जयशंकर प्रसाद साथ चल रहे हैं। इतने सुंदर गीत है। मार्टिन लूथर किंग ने जिस तरह वी शैल ओवरकम कुछ गीत लिखा है, वैसे ही यहां पर जब ध्रुव स्वामिनी और अन्य सामंत कुमार की पत्नियों को शकराज के शिविर में ले आया जा रहा है, तब एक कूच गीत मंदाकिनी गाती है। पात्र भी सीमित है। अगर आप पुस्तिका को देखें, स्त्री पात्रों में हमारे सामने ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा है। पुरुष पात्र, मुख्य पात्र की तरह हम चंद्रगुप्त को देखेंगे। खलनायक है हमारे रामगुप्त और शिखर स्वामी। सहायक पात्र है हमारे पुरोहित शकराज, खिंगल और मिहिर देव। अन्य पात्र भी बड़े ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सामंत कुमार, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, और यहां पर नाटक के अंदर नाटक की प्रविधि का प्रयोग किया है। साथियों, जिस तरफ हमारे भरत मुनि ने जिस वस्तु को कहा कि भाई नाटक में नाटक, तो वह पहले ही अंक के अंतर्गत कुबड़ा, कोना और हिजड़ा एक प्रहसन करते हैं, हास्य व्यंग्यात्मक, जिसके द्वारा रामगुप्त की कायरता को दर्शाया जाता है। हमारा नायक चंद्रगुप्त है, लेकिन क्या वास्तव में हम उसे नायक के दृष्टि से देखें? मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा न करते हुए नायिका की बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम चर्चा इस नायिका प्रधान नाटिका की करना चाहते हैं। हम उसके उद्देश्य और समस्या की चर्चा करना चाहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी अपने व्यक्तिगत कष्टों की अभिव्यक्ति करती है, और सारे नाटक में वह सदियों से जो नारी पर अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाकर नाटक की मूल समस्या की ओर संकेत करती है। आप अगर कुछ संवादों पर ध्यान दें, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। उस दिन राज पुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन न मिलेगा क्या?
जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। ऐसे असंख्य संवाद है। अगर आप ध्यानपूर्वक इन संवादों को पढ़ें तो काफी चिंतन और मनन करने को मिलेगा। प्रश्न उठता है कि इतिहास में कहीं पर भी रामगुप्त का नाम तो मिलता नहीं है, लेकिन शिलालेखों पर है। विशाखदत्त लिखित देवी चंद्रगुप्त में है। कुमार संभव के नाटक में रामगुप्त की चर्चा है। रामगुप्त और शिखर स्वामी मैं इन्हें मुख्य रूप से खलनायक की तरह मानूंगा, शकराज को नहीं। चाहे शकराज ध्रुव स्वामिनी के चाहत में आक्रमण करता है, क्योंकि वह अपनी वाग्दत्ता को वापस पाना चाहता था। कोमा, मंदाकिनी और मिहिर देव, ये तीनों इस नाटक पर काफी प्रभाव डालकर जाते हैं। मिहिर देव जो कि शकराज के राजगुरु हैं, कोमा उनकी पालक पुत्री है। मिहिर देव धूमकेतु को देखकर यह संकेत करते हैं कि आने वाला समय बहुत बुरा है। इस वस्तु के द्वारा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि प्राचीन काल में किस तरह ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग भी किया जाता था। इस सारे नाटक की जो सबसे बड़ी सुंदरता है वह उसके संवाद है। हर संवाद नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, छोटे छोटे हैं। खास करके जब कभी भी आप इन नाटकों के संवादों की भाषा को देखें तो आपको लगेगा ये सामासिक संवाद हैं जो दार्शनिकता को उजागर करते हैं। वह भाग विशेष रूप से जहां रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को भेंट के रूप में भेजने जा रहा है। ध्रुव स्वामिनी कह रही है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो राजा। आज मैं शरण की प्रार्थनी हूं। मैं स्वीकार करती हूं कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। और हमारा रामगुप्त जो उस वक्त अपने प्राणों की चिंता ज्यादा कर रहा है, वह जो संवाद कहता है जरा उस पर गौर फरमाए। है बड़ा सुंदर संवाद है। साथियों, रामगुप्त कह रहा है, तुम सुंदर हो। ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं कितना आवश्यक हूं कदाचित तुम यह नहीं जान सकती। ये अति सुंदर संवाद है जहां रामगुप्त यह वस्तु कहकर टाल देता है कि उसकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। वो यह कहता है कि भाई मैं तो नशे में था। आगे जब हम इस वस्तु को देखते हैं हम नाटक के अंत की ओर चलते हैं, जहां मंदाकिनी जो कि एक सेविका की तरह वहां रामगुप्त के शिविर में काम करती है, वह भूल से ध्रुव स्वामिनी को भाभी कह देती है और फिर अपने भूल को छिपाने की कोशिश करती है। तब ध्रुव स्वामिनी उससे कहती है, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी,
उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आहा, यदि वह सत्य होती। हम एक नाट्यकार की दृष्टि से जब नाटक की रचना करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम देशकाल और वातावरण को भी ध्यान में रखें हैं। कथा का जो आधार है वह गुप्त वंश का है। देखिए कितना रिसर्च करना पड़ता है कि मैंने केवल चंद्रगुप्त की कथा नहीं लिख दी, मुझे इतिहास को भी टटोलना है। इसमें रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा बनने तक के काल को दर्शाया गया है। काल सीमा जो है 335 45 और 80 के ईस्वी दशक के बीच की है। गुप्त वंश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक स्थिति को पाठकों के समक्ष रखा है। हम ये देखते हैं कि प्रसाद जी ने कल्पना के माध्यम से आदर्शों को इस तरह समाहित किया है कि लग ही नहीं रहा है कहीं पर कि वह अपनी परिधि को लांघ रहे हैं। और कथा के अंत में धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के तलाक के व्यवस्था की बात करते हैं, जो कि धर्मशास्त्र के अनुरूप है, जहां पर ध्रुव स्वामिनी मोक्ष की आज्ञा पाती है। साथियों, यहां शब्द मोक्ष तलाक के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम नाटक के अंदर अभिनेता के तत्व को बहुत ही जरूरी मानते हैं, जो आदि से अंत तक हर जगह हमारे सामने आ रहा है। 3 अंकों में है और हर अंक इतने संक्षिप्त समय का है, वह तेजी से कथा के पराकाष्ठा की ओर चलता है। स्वयं जयशंकर प्रसाद जी, जो कि एक सफल नाट्यकार हैं, उन्होंने रंगमंच निर्देश दिए हैं। अगर आप पहले दृश्य को देखें तो किस तरह की पृष्ठभूमि देनी है, मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला का प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये जरूरी होता है कि मंच में कहां पर कैसे किस तरह के वस्त्र पहनकर अभिनेता आएंगे, कैसे संवाद को प्रस्तुत करेंगे। अगर ये नहीं बतलाते हैं तो जो निर्देशक है उसके सामने ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि भाई वह कैसे अपने अभिनेता को मंच पर भेजें। और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वह संकलन त्रयी है। अब सब सुज्ञ साथी लोग जानते हैं कि नाटक के अंदर हमें स्थल, समय, क्रिया, इन 3 वस्तुओं का संकलन करना है। एक ही अंक के अंदर एक ही दृश्य है, दृश्य बदले नहीं हैं। सारा घटनाक्रम है वह 24 घंटों से कम के समय का है। और लेखक ने पौर्वात्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण क्रिया मात्र को दर्शाया है। कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं दिखलाई जिसको देखकर हमारा श्रोतागण उकताए। उद्देश्य, आज हम ये जो सारी चर्चा कर रहे हैं वो उद्देश्य की तरफ ही कर रहे हैं। प्रसाद जी ने प्राकथन में कहा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। लेखक ने उन अंशों पर अपना प्रकाश ज्यादा डाला है जहां पर इतिहासकार मौन रहे हैं। अपने बड़े भाई की हत्या करने और उसकी पत्नी से विवाह करने के बावजूद चंद्रगुप्त पाठकों की सहानुभूति को प्राप्त कर जाते हैं।
शायद यही प्रसाद जी का उद्देश्य रहा है, क्योंकि इतिहास इस तथ्य को तो बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त का वध करके उसकी पत्नी को अपनाया, लेकिन उसके पीछे के कारणों को इतिहास दर्शाता नहीं है। अब मूल बात पर आते हैं, जो कि नारी विमर्श का है। हमें यह चर्चा करनी है कि जिस हेतु को लेकर हमारे जयशंकर प्रसाद जी शुरू होते हैं, क्या वह अपने कथा में समाहित कर पाते हैं कि भारतीय समाज जो है प्राचीन काल से, मैं कहूंगा अर्वाचीन काल से, कई नारी समस्याओं से उलझा हुआ है। भारतीय समाज ने नारी को अपने भोग विलास की वस्तु को समझा है, उसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है, उसके हृदय की भावनाओं को कुचलकर समय समय पर विविध बंधनों में बांधा है। यहां तक कि शादी जैसे पवित्र बंधन भी उसके इच्छाओं को अनदेखा कर देता है। साथियों, यहां पर हम इसकी समीचीनता को देखते हैं, प्रासंगिकता तो देखते हैं, और मैं इस मंच पर यह खुला प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आज भी हमारे 21वीं शताब्दी में क्या हम नारी को यह अधिकार देते हैं कि वह अपने इच्छा से अपने मनपसंद व्यक्ति का वर्ण करे? हमारे समाज में विवाह नामक जो संस्थान है, उस संस्थान के अंदर स्त्री पुरुष संबंध, उसके तरफ हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा ही नहीं है। यहां लेखक उस मानवीय अधिकार की चर्चा करना चाहते हैं जो कि समाज में समान रूप से कहा जाए। हम एक तरफ बड़ी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवों का विचरण होता है, तो क्या आज वाकई में हमारे यहां पर हम नारी की इज्जत करते हैं? यह वस्तु सदियों से चली आ रही है कि भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, जहां समाज में नारी जो है उसे हम सेकंड क्लास सिटीजन, दोयन दर्जे का प्राणी मानते हैं। असमानता वहीं पर आती है जहां स्त्री अपने इच्छा, अपने चाह, अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाती है। वह अपने अस्तित्व विहीन जीवन को जीने के लिए अभिशप्त है। साथियों, यहां पर मैं आप सब लोगों के समक्ष यशपाल जी का उपन्यास दिव्या रखना चाहूंगा, जहां दिव्या के माध्यम से उन्होंने अंत में बड़ा सुंदर संदेश दिया है। हम जब नारी स्वातंत्रता की बात कर रहे हैं, हमारे जो रूढ़िवादी समाज है, उस समाज में परंपरा को निर्वहन करने का कार्य दायित्व केवल स्त्री के ऊपर डाला है। जो बेचारी अपने पति को तो परमेश्वर मानती जा रही है, लेकिन क्या सामने की तरफ उसका पति उसे उसी ही आदर के भाव से देखता है जिसमें स्त्री का कहीं कोई अपना अस्तित्व नहीं? स्त्री एक जीवित प्राणी मात्र है और वह एक उपभोग की वस्तु मात्र समझी जा रही है। हमारी जो ध्रुव स्वामिनी है, वह इस नाटक के अंदर इन वस्तुओं को दर्शाना चाहती है कि एक तो उसके पिता ने भी युद्ध में विजित राजकुंवर के हाथ में मुझे उपहार की तरह दे दिया, और जब हमारा चंद्रगुप्त अपने राज्य में ध्रुव स्वामिनी को ला रहा है और रामगुप्त ने खुद को राजा बना दिया, तो चंद्रगुप्त भी चुपचाप उस विजित
ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के हाथों में सौंप देता है, लेकिन सौंपने से पहले चंद्रगुप्त ने यह देखा ही नहीं कि उसका भाई एक नपुंसक अय्याश राजकिल्बिशी है और यह रामगुप्त एक संधि प्रस्ताव की तरह वापस से शकराज के हाथों ध्रुव स्वामिनी को सौंप देता है। ध्रुव स्वामिनी वाकई में दुर्गा के स्वरूप हमारे सामने है। आप नाटक के अंत में देखें, मध्य भाग में भी वह कटार निकालकर खुद की रक्षा करना चाहती है। वह राज्यसभा में घोषणा करती है कि आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। इस नाटक में स्त्री के जीवन गाथा के विभिन्न पक्षों को उजागर किया गया है। नाटक की कथा वस्तु स्त्री की यथास्थिति से पुनर्भाषित की गई है और यह दर्शाया गया है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलकर उससे सहायक की तरह लें। ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी ये तीन स्त्री पात्र हैं और इन तीनों ही पात्रों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने अपने प्रिय विषय प्रेम को उठाया है और उन्होंने यह प्रस्थापित किया है कि प्रेम का कोई एक स्वरूप नहीं है। हमारे ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को प्रेम करती है और चंद्रगुप्त भी प्रेम करता है, लेकिन इनका प्रेम हमारे आज के युवक युवतियों जैसा नहीं जो खुलेआम करे। वो अपनी कुल मर्यादा को बनाए रखे हुए है और हम देख रहे हैं कि युद्धोपरांत उनका विवाह संपन्न होता है। दूसरे तरफ हमारी कोमा, मिहिर देव की पालक पुत्री, वो भी मन ही मन शकराज को चाहती है और अंत में जब शकराज की मृत्यु होती है तो वह एक विधवा की तरह ध्रुव स्वामिनी के समक्ष जाकर उसके शव की प्रार्थी होती है। हमारा शकराज जो है वास्तव में देखा जाए किसी से प्रेम नहीं कर रहा। न तो वह कोमा से प्रेम कर रहा है, न वह ध्रुव स्वामिनी से प्रेम कर रहा है। उसके लिए तो केवल प्रतिशोध सबसे बड़ी वस्तु है। हम यह देखते हैं कि जो पुरुष चंद्रगुप्त है और दूसरे तरफ पुरुष रामगुप्त है, तो इन दोनों में से हम पुरुष किसे माने? जो पुरुषार्थ करता है वह पुरुष है। ध्रुव स्वामिनी में विवाह संस्कार के मर्यादा का पालन नहीं हो रहा। हमारा समाज आज जो विवाह नामक एक सामाजिक व्यवस्था पर टिका है, उसका आधारशिला क्या? विवाह और प्रेम की विडंबना देखनी हो तो हमें कोमा की त्रासदी को देखनी होगी। और जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे इस सारे नाटक में है कि किन परिस्थितियों में हमारे नायिका एक स्त्री मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। जब विवाह त्रासदी बन जाए, ट्रेजिक बन जाए, तो वहां पर मुक्ति ही भली। ध्रुव स्वामिनी नाटक में इसी नारी मुक्ति का प्रमाण दिया गया है। शकराज युद्ध में मारा गया है और ध्रुव स्वामिनी विवाहेतर संबंध और विवाह मुक्ति के द्वंद्व में फंसी हुई है। वह चंद्रगुप्त का वर्ण कर सकती है, किंतु उसे अपने प्रेम के झुकाव के प्रति गहरा संदेह होता है। हम इसीलिए देख रहे हैं उस अंतिम भाग में हमारा पुरोहित आकर उस घटना की रक्षा करने के लिए रामगुप्त के मृत्यु पूर्व ही ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त से मुक्त कर देता है, मोक्ष दिलवाता है। और चंद्रगुप्त का ध्रुव स्वामिनी से विवाह करना एक प्रगतिशील कार्य है, क्योंकि वह अपने पौरुष के बल पर ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त कर रहा है।
लेखक ने इस सारे नाटक के अंदर कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन के तरफ संकेत किया है। नई परिवर्तन की व्यवस्था क्या है कि तो नैतिकता और विधि शास्त्र। हम लोग आजकल बात बात में नीति की बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में किन नीतियों को हमें बात करना है, हमारे किन कानूनों में हमें बदलाव लाना है, किन परिस्थितियों में हमारे स्त्रियों को उनके पति से मुक्ति मिलनी चाहिए, इन सभी सवालों को जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटक में बड़े ही सुंदर ढंग से संयोजा है। साथियों, मैं जिस वस्तु के लिए जयशंकर प्रसाद जी को सलाम करता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं, उन्होंने कितनी गहराई से इतिहास का अध्ययन किया, उन्होंने वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया। नारद और पाराशर कौटिल्य उवाच को देखें, हमारे प्राचीन काल में हमारे पास इस उवाच की उपस्थिति थी। निचत्वम परदेशवम वप्रस्थित राजकिल्विषि प्राणाभिहंता पतित्याज्या क्लिवोदी वा पति। अर्थात अगर पति चरित्र से नीच हो, परदेश जाकर पत्नी को नजरअंदाज करते हुए वापस न आता हो, नपुंसक हो, देशद्रोही हो, मृत हो, पर स्त्री गमन करता हो, पतित, और अपने स्त्री की रक्षा करने की जगह उसे अन्य पुरुष को अंकशायिनी बनाने के लिए भेज देता हो, ऐसे पुरुष से स्त्री की मुक्ति संभव है। अब ये हमारे विशाखदत्त जी कौटिल्य स्वयं कहते हैं। हम लोग जब निष्कर्ष के तरफ आते हैं तो यह पाते हैं कि एक बड़ा ही सुंदर मननीय नाटक, जिसके अंदर जयशंकर प्रसाद जी ने कई समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पुरोहित मुखभाष की तरह आते हैं और उस वस्तु की घोषणा करते हैं जो जयशंकर प्रसाद जी के युग में थी, लेकिन जिसका समाधान प्राचीन काल में था। लेखक ने इस लोकतंत्र की व्यवस्था को भी पुनः प्रस्थापित किया है। रामगुप्त के मृत्यु के बाद उपस्थित सारा जन समूह दरबार चंद्रगुप्त को अपने राजा की तरह स्वीकार लेता है। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारा यह जो नाटक है एक अत्यंत ही सुंदर सफल नाटक है, और वाकई में हमें इस नाटक को पढ़ते वक्त यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम एक किसी प्राचीन घटना को देख रहे हैं, क्योंकि नाटक को पढ़ते पढ़ते लगातार हमारे सामने हमारा आज का समय भी आ रहा है। मैं विनती करना चाहूंगा मंच पर जुड़े हर व्यक्ति से कि भाषा की सीमा में न बंधते हुए हमारे सामने जितने भी सुंदर ग्रंथ है, जितने भी साहित्यिक पुस्तिकाएं हैं, अगर हम उनका अध्ययन करें तो उससे हमें भी काफी मार्गदर्शन मिलता है, हमारे आज के युग की कई समस्याओं का समाधान मिलता है, और हम इस गलतफहमी से बाहर ही निकल जाएं कि हम साहित्यकार हैं, हम आलोचक हैं, टीकाकार हैं। क्योंकि जिस महानता से इन लेखकों ने जिस परिश्रम से लिखा है, उसका 1% भी अगर हम प्राप्त कर सकें तो वास्तव में विद्याभ्यासी बन पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बखूबी पूरी नाटिका का न केवल कथा वस्तु कहा, अपितु उसके साथ संदर्भित सभी बातों को, इतिहास को, उसके संरचना को,
हमारी सामाजिक समस्याओं को और बहुत कितनी सारी बातों को जोड़कर ये पूरा व्याख्यान हमारे समक्ष पेश किया। हमारे सभी भावकों का सद्भाग्य है कि आपको इस प्रकार से हमें सुनने को मिला। यही हमारी समृद्धि है कि ऐसे अभ्यासी वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मानी सर को हमने बहुत सुना है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ उनका रोल पूरा अलग था। एक शिक्षक के तौर पर वे आज हमारे साथ आए हैं। ज़्यादातर हम उनको आचार्य के तौर पर देखते हैं अलग-अलग कार्यक्रमों में या यहाँ-वहाँ, लेकिन उनके अंदर जो शिक्षक जी रहा है और बखूबी वो शिक्षक आज हमारे सामने पेश हुआ है, तो उससे मिलने का भी बड़ा आनंद आया। एक कथा, छोटी-सी कथा को किस प्रकार से सर्जक ने ढाला है। आपने बताया जैसे 3 अंकों में ये पूरी नाटिका और बहुत ही छोटा-सा कथानक हमारे यहाँ गुजराती वार्ता के संदर्भ में कहा जाता है और वही एकांकी को भी या नाटक को भी लागू होता है कि नाटक અને એકાંકી એમાં પણ અને ટૂંકી વાર્તામાં સર્જકે બંધ ઓરડામાં ઘોડા દોડાવવાના છે અને ઓછામાં ઓછી વસ્તુ, ઓછામાં ઓછા પાત્રો એનાથી કામ લેવાનું છે અને એમાં જો વર્ણનમાં ક્યાંય બંદૂક લટકાડેલી બતાડે તો એ બંદૂક છેલ્લે સુધી ફૂટવી જોઈએ ને નહીંતર સર્જકને જ મારી દેવી જોઈએ। એવું એવું હસતા-હસતા અમારા शिक्षको અમને કહે। तो इस प्रकार से इस छोटी-सी कथानक में कितने बड़े संदर्भ, कितनी गहरी बातें जो कि आप लेके आए, इतिहास के साथ जुड़ी हुई बातें, नारी विमर्श के साथ जुड़ी हुई बातें और आपने बताया कि हम नारी स्वातंत्र्य की बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन एक स्त्री जिसे उसका पिता जो है वो भेंट की तौर पर, तो व्यक्ति जब वस्तु बन जाए, तब उसे तो पूछिए कि उसको क्या लगता है। जिस व्यक्ति को आपने वस्तु बना दिया, उस ध्रुव स्वामिनी के तो जाके कोई पूछे कि तुझे क्या लग रहा है? तुझे क्या फ़ील हो रहा है अभी? बाप बेचते मतलब दे देता है भेंट के स्वरूप। जो जीत के आया है वो अपने बड़े भाई को दे देता है। बड़ा भाई जो है वो युद्ध ना हो ऐसी एक बड़ी चिंता जैसे विमर्श करके अरे मैं तो बड़ा बलिदान दे रहा हूँ या भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इस प्रकार से तीसरे व्यक्ति को दे देता है जब, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक जा रही यह ध्रुव स्वामिनी कैसा प्रतीक बन के आती हैं। हम इसको आज के समय के साथ अगर जोड़ना चाहें, तो ऐसी भी और यहाँ पे कहानियाँ आज गुजराती हिंदी में मेरा ज़्यादा अभ्यास नहीं है, लेकिन गुजराती में भी ऐसी कहानियाँ आ रही हैं। शबवत नामक रमेश दवे की एक कहानी है, जिसमें पति अपनी पत्नी को अपने उद्देश्य के लिए अपने मालिक को, अपने बॉस को समर्पित करता है, तब वो पत्नी सबवत बन जाएगी ऐसा उसने सोचा होता है, लेकिन वो तो हर रोज़ उसका पति जब उसको भोगता है, तब वो सबवत बन जाती है। लेकिन उसके बॉस के द्वारा वो तो अलग किस्म की स्टोरी है, लेकिन ये बातें अलग-अलग तौर से साहित्यकारों ने इस विचार को, इस बात को, इस विमर्श को हमारे सामने पेश करने की जो कोशिश की है, उसकी बदौलत हमारे ही समाज का एक चेहरा, जो थोड़ा-सा भद्दा चेहरा है, वही चेहरा साहित्य का काम जो है वो समाज का दर्पण बनना है, तो इस प्रकार से दर्पण बन के ये साहित्य आया है और आज आपकी बदौलत हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति को हमने जाना, समझा और अनुभव करने की कोशिश की है। हमारे साथ हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे श्रोतागण में शामिल हैं और अन्य साहित्य प्रेमी जो हमारे हर रोज़ के श्रोता हैं, वो भी शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि ये विमर्श तभी बनेगा जब आप सब उसमें शामिल होंगे। तो अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहें, कोई प्रश्न करना चाहें इस कृति के संदर्भ में, तो बिल्कुल से यहाँ पे स्वागत है आप सभी का। जो बात करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं या फिर अगर उसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो सीधा अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर अपनी बात रख सकते हैं। जो भी बात करना चाह रहे हैं, वे कृपया इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। ज़्यादातर हमारे साथ जो जुड़े हैं वो महिलाएँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनमें से कुछ जो व्यक्ति हैं वो अपनी बात रखें या फिर उसके इस संदर्भ में अपने विचार पेश करें। महिलाओं से उनके विचार सुनने को ज़्यादा उत्सुक हैं,
क्योंकि जी यह बिल्कुल। विमर्श उन्हीं को समर्पित किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई बात करना चाहे तो बिल्कुल से कर सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, अपना विरोध भी प्रकट कर सकते हैं। ये पूरा विमर्श तभी होगा जब आप अपनी बात रखेंगे। जैसे हमारे साथ तरुबेन कजारिया जी, वो मुंबई से जुड़े हुए हैं। आदिपुर से तो हमारे सभी अध्यापक गण वगैरह हैं ही, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ अलग-अलग जगहों से जुड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसमें अपनी कुछ बात, अपना कुछ प्रस्ताव रखें, अपनी कुछ विचार रखें। मैं यहाँ पर मौन को मूक सहमति नहीं मानूंगा। बिल्कुल। जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। यस रावल सर, प्लीज़। तब तक वो सोच लें। બાકી બધાને વિચારવાનો મોકો મળે ત્યાં સુધી ખાલી हाँ जी, પૂર્તતા માટે કહું તો हाँ जी। ગિરીશ કર્નાડના ડ્રામામાં પણ એ એવું કરે છે કે જે કોઈ આપણી માન્યતા હોય, ઐતિહાસિક માન્યતા હોય એને કથાનક તરીકે ઉપાડી અને સમસ્યા આજની રજૂ કરે. જેમ કે નાગમંડલા છે તો એ એક સ્ત્રીની સમસ્યાવાળી વાત તો હતી જ, પણ લોકવાયકાઓથી જે અંધશ્રદ્ધાથી જે ઘેરાયેલા લોકો હતા એની વાતને ઉપાડીને પણ કરી કે ભાઈ અદ્રશ્ય જે શું કહે મનુષ્યનું રૂપ લઈ શકે એવો નાગ છે એ રાત્રે આવે છે, પણ એમાં પણ એના પતિ સાથેના સ્ત્રીના સંબંધ છે એને દર્શાવતું હતું કે રાત્રે અલગ રીતે વર્તે છે, દિવસે અલગ રીતે વર્તે છે. આ પ્રકારનું એનું જે વર્તન હતું અને એની સમસ્યા સમાજ પણ પાછો એમાં એ કેવી રીતે પ્રેગ્નન્ટ થઈ જાય એ પ્રકારના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે મળે. અને અંતે પછી જે એનો અંત છે એ જુદા જુદા 4 સ્વરૂપમાં આપેલો છે. એમાંથી એક સ્વરૂપ મને પસંદ છે એ એવું છે કે એ જે છોકરી છે એ પોતાના લાંબા વાળમાં નાગને પોતાના જે પ્રેમી છે એને છુપાવીને રાખે છે. આ એનો અંત આવી રીતે આપેલો જે એક સુખદ અંત પણ છે અને જાણે કે એ સ્ત્રી પોતાની ભાવનાઓને એક બાજુ આમ સંકોરીને પોતે જ જાણે એવી રીતે રાખી દે છે. એ રીતે પણ છે. परेश भाई, यही वस्तु भरत मुनि कहना चाहते हैं कि भाई भारतीय परंपरा अनुसार नाटक का अंत सुखांत होना चाहिए, दुखांत नहीं होना है। એ વાત આપના આજના વક્તવ્યમાં પણ એક ખૂબ જાણવા મળી કે તમે ઘણા બધા રેફરન્સીસ એકદમ રેફરન્સ છે એમ કયા વગર પણ તમે રેફરન્સીસનો યુઝ કર્યો. એ પણ એક અલગ વાત સરસ રીતે થઈ. અને શબ્દોની પસંદગી જે હતી જે કદાચ અમારા શ્રોતા મિત્રોને થોડાક અઘરા પડે એવું હતું, પણ તમે બહુ જ સહજતાથી બોલતા હતા. અને જ્યારે સહજતાથી અઘરી ભાષા બોલાય ત્યારે એ કંઈ અઘરું સમજવામાં લાગતી નથી. એટલે તમે બહુ સારી રીતે શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો. मित्र, मैं हिंदी की रोटी खाता हूँ, तो कम से कम शुद्ध हिंदी तो बोलूंगा। बिल्कुल सर। बाकी हूँ शुद्ध काठियावाड़ी छूं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर का बिल्कुल ऐसा आग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन उनका प्रयत्न यही रहता है कि जैसे हिंदी के प्राध्यापक या हिंदी के विद्यार्थी ही वो अपने आप को कहेंगे, तो कहेंगे कि हिंदी जो मेरी इस प्रकार से मातृभाषा है, जो मुझे आज जिसने कहा कि जिसकी रोटी मैं खाता हूँ, तो उसकी उसकी भाषा, लेकिन बड़ी उनमें जो ईमानदारी से बोले। मधुरता है, उसमें जो मधुरता है, वो भी हमें इतनी ही स्पर्श कर गई। और जिस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी जी का ये जो चरित्र है, वो जिस प्रकार से इसमें सामने आता है, वैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हुए वो क्रांतिकारिणी जो लगती है, वो क्रांतिकारिणी उसको समय या संजोग बनाते हैं। वैसे तो वो परिस्थिति। जो हाँ, जिस प्रकार से तो वो अपने आप को ढालती चली जा रही है, तो इस प्रकार से हर एक नारी जो है, वो अगर ऐसे किसी संजोग में, ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में जब फँसती हैं, तो वो स्वयं आपने जैसे बताया कि वो दुर्गा का रूप बन जाती है। तो दुर्गा का रूप उसे लेना पड़ रहा है। वो इच्छित नहीं है उसके लिए, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि मजबूरन वो उस रूप में ढलती है, क्योंकि अपने आप को उसको सँभालना है, संजोना है। और एक जगह पे आपने प्रश्न किया कि अभी
वो प्रश्न करती है कि मैं कौन हूँ, जरा मुझे बताइए तो सही, मैं किसकी बेटी हूँ, किसकी पत्नी हूँ, क्या हूँ मैं। और वो जो एक नारी की आवाज है कि भाई अब मैं यहाँ इस बड़े वंश की, जैसे वो तो बड़ा राजवंश है, लेकिन उसकी कुलवधू बनने का भी मुझे पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मुझे इस राजवंश की कुलवधू के तौर पर बुलाए या उसे उस नाम से मुझे जाने। तो ये सब बातों को भी उसमें जो एक विद्रोह है या फिर नारी की आवाज की जो प्रचंडता है, वो भी शायद जयशंकर प्रसाद सुनाना चाहते हैं हमें, ऐसा हमें आपकी बातों से पता चला है। और आपने जो छोटी-छोटी बातों का जयशंकर प्रसाद जी ने ध्यान रखा है, इस बातों को भी आपने बड़ी बखूबी पकड़ा है कि जैसे विधवा विवाह नहीं था, तो उसका न्याय कैसे करेंगे? या फिर चंद्रगुप्त ने इसने भाई को नहीं मारा, तो उसका न्याय कैसे करेंगे? तो अपने अपने जो पात्रों को जिस प्रकार से सर्जक ने न्याय दिलाया है, किसी और व्यक्ति के द्वारा उसका मृत्यु करवाना, या फिर जो पति अपनी पत्नी को संभालने के लायक नहीं है, उसकी रक्षा करने के लायक नहीं है, तो उसमें शास्त्रों का भी आपने उदाहरण दिया कि यहाँ भी कहते हैं कौटिल्य वगैरह कि भई ऐसे पति को तो छोड़ना, लेकिन जब वो बचाने के लिए विनती करती है, तब वो कहती है कि अब मैं आपको आपको आपके शरण में हूँ, आप मुझे बचाइए, क्योंकि अब तक मैं आपको वश नहीं हुई हूँ, क्योंकि उसके पौरुषत्व से वो प्रभावित नहीं है, इसीलिए वश नहीं हुई है। लेकिन इस बार भी अगर वो उसको बचा ले, तो उसको वश होने को वो तैयार है। लेकिन उसमें उसका पौरुषत्व, जैसे आपने कहा ना कि पुरुषार्थ है, तो उससे पौरुषत्व आता है, केवल शरीर से नहीं आता है। तो ये सारी बातें भी, इसके साथ बहुत सारी बातों को आपने जोड़ा, उसके संवाद की बात की, उसकी संरचना की बात की, उसकी नाट्य क्षमता की बात की, मंचन किस प्रकार से हुआ है, उस सारी बातों को भी आप जोड़ते गए, और बीच-बीच में टकोरते गए कि नारी को हमने सेकंड क्लास सिटीजन माना है, ये वो सब जो बातें आप करते गए। यशपाल जी के उपन्यास का भी संदर्भ आपने दिया कि भई अगर आप इस संदर्भ में ज़्यादा पढ़ना चाहें, मैं अगर भूलता ना हूँ तो धूमकेतु ने भी ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक लिखा है। अरे नाटक नहीं, उपन्यास लिखा है, उपन्यास। सॉरी, नवलकथा लिखी है। हाँ, हाँ जी। जी, रावल सर। हाँ जी सर। આપણે આ શ્રેણીમાં પણ અગાઉ એક મેં રજૂ કરેલી હતી હોમો સેપિયન્સ સેપિયન્સ, જેમાં યુવલ નોઆ હરારી આ જે નારી અને પુરુષવાળી જે વાત છે એનું એક રેફરન્સ સરસ રીતે આપે છે કે બીજા બધા પ્રાણીઓમાં પ્રાણી જન્મે છે અને એ લોકોની જેન્ડર હોય છે મેલ અને ફિમેલ. જ્યારે આપણે મેલ અને ફિમેલ જન્મે છે અને ત્યાર પછી પુરુષ અને સ્ત્રી થવું પડે છે, અને સ્ત્રીને અલગ પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે, અને પુરુષને સતત પોતાનું પૌરુષત્વ પુરવાર કરતું રહેવું પડે છે. આ બંને પ્રકારને એટલે એ લોકો જન્મે ત્યારે તો 46 ક્રોમોસોમ્સ સાથે જન્મે છે અને એક જ ક્રોમોસોમનો ફરક છે. તેમ છતાં જ્યારે એ લોકોના રસ્તા છે એ બહુ જુદા પડી જાય છે એ જ મિનિટે, અને પુરુષોનો માર્ગ અલગ થઈ જાય છે ને સ્ત્રીઓનો માર્ગ અલગ થઈ જાય છે. આવું એ કે માત્ર હોમોસેપિયન્સમાં જ બને છે. એને એને વર્લ્ડ હિસ્ટ્રી પર એનું કામ છે, અને એમાં એણે આ ભાગને લીધો હતો કે આપણે સમાજમાં કેવી રીતે આપણે આગળ વધીએ છીએ. આપણે કદાચ વસ્તુઓને ઉપભોગની બાબતમાં ઘણા બધા સુખ પ્રાપ્ત કરતા એ ઉપભોગના સંદર્ભમાં માત્ર કે ભૌતિક સુવિધાઓની બાબતમાં વસ્તુઓ વધી છે, પણ સુખ વધ્યું છે એવું કહી શકીએ એમ નથી. એ દ્રષ્ટિએ અહીંયા આપણે જો આ રેફરન્સને જયશંકર પ્રસાદજીની સ્ટોરી સાથે જો જોઈન કરીએ, તો સ્ત્રીઓની આ સમસ્યા છે કે જ્યારે એના એના પિતા છે એ એને ઉપભોગના સાધન તરીકે ધારો કે ભેટમાં આપી દે છે વિજેતા યુવરાજને, અને પછી પાછો બીજાને આપી દે છે, ને બીજો ત્રીજાને સમાધાન માટે થઈને આપી દે છે. એટલે કે એ દરેક જગ્યાએ એક વ્યક્તિનું અપમાન થતું આવે છે. જેવી રીતે આફ્રિકામાં લોકો આજે પણ સાધનો મળે છે કે 200-300 વર્ષ પહેલા આફ્રિકાના ગામડાઓની આસપાસ આ લૂંટારાઓ માણસોને લૂંટી જતા અને કેરેબિયન પહોંચાડી દેતા, અને ત્યાંથી શેરડીના ખેતરોમાં કામ, હા, ગુલામો બનાવી દેતા શેરડીના ખેતરોમાં. તો આ જે એ જ રીતની ધારો કે સોનાના દાગીનામાં લદાયેલી વ્યક્તિ ગુલામ તરીકે ટ્રાન્સફર થાય છે, એમ જ થયું જાણે કે. सही है सर। जी किसी बिल्कुल। मित्र ने हाथ उठाया है। हाँ, कौशल्या यादव जी हैं, वो बात करना चाहते हैं। प्लीज आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं। जिसी भी भाषा में आपको कंफर्टेबल है, आप बोल सकते हैं। सर वीडियो ऑन नहीं करे तो चलेगा?
हाँ चलेगा बेटा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ जी सर, हमको अच्छा लगा कि आप नारी के संबंध में ये नाटक हमारे सामने रखा। और आज का जो स्थिति है वो ग्रामीण अगर देखें तो नारियों ग्रामीण जीवन अगर देखें तो नारियों को इतना मान सम्मान नहीं मिलता। पर अगर यही शहर के क्षेत्र में आए तो मैंने देखा है कि आज भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो नारियों का बहुत ही सम्मान करते हैं। और आसपास के लोग हैं जिसे देख के अच्छा लगता है कि ग्रामीण लोग से ज्यादा शहरी लोग पढ़ लिख कर होशियार भी हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहन करते हैं कि नारियां भी जीवित व्यक्ति है, उनका भी कोई अपना अस्तित्व है। वो भी कोई भी कार्य हो वो भी भाग ले सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य सिर्फ पुरुषों के लिए कि ये पुरुष ही करेंगे। और पहले पूर्व काल से प्राचीन काल में जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सब मतलब पुरुष जो काम करते हैं पुरुष ही करेंगे, नारियां वो काम नहीं करेंगे, नारियां सिर्फ घर का काम काज करेंगी, ऐसा उनकी सोच थी। पर अभी जो ग्रामीण से जो शहर की तरफ परिवर्तन आए हैं वो लोगों को अपने आसपास के लोग को देखकर, जैसे कि नारियां काम पर जाती हैं, जॉब पर जाती है, नए नए उच्च पद हासिल करती है, तो वो भी सोचते हैं नहीं हमारी बेटी भी आगे जाए, पढ़े, उसका भी कोई अस्तित्व है। तो वो ग्रामीण सोच को त्याग देते हैं और जहाँ नए परिवेश में जाते हैं तो उनकी सोच भी बदल जाती है। तो ऐसे लोगों को देखकर खुशी होती है। और हमने निर्मला का उपन्यास पढ़ा है कि उसमें जो एक निर्मला है, एक दहेज प्रथा के कारण उसको बहुत ही सहन करना पड़ता है। पर फिर भी अगर वो पढ़ी लिखी होती, चालाक होती, तो फिर वो अपने बलबूते पे नया मुकाम हासिल कर पाती। पर लेखक ने उन्हें यही अंत में यही दर्शाया है, निर्मला इन सब यातनाओं को सहते सहते अंत में मर जाती है और उस पर शक भी किया जाता है। तो यही है कि स्त्रियां जो भी है उनको इतना सम्मान नहीं दिया जाता जो कि देना चाहिए सभी को। और यशपाल जी का भी बहुत ही एक अच्छा उपन्यास है झूठा सच। उसमें तारा, कनक, शीलो, उर्मिला जैसे नारियों का वर्णन किया है यशपाल जी ने। और जिसमें बताया है कि स्त्रियों को किस प्रकार अपनी स्वतंत्रता के लिए तलाक भी ले सकती है और अपना अच्छा जीवन यापन कर सकती है, दुष्ट व्यक्तियों को छोड़कर एक नई राह की ओर आगे बढ़ सकती है। उनका जो पिछला भविष्य है उससे अगर खुद मुकाम हासिल करेंगी तो वो और भी अच्छा और बेहतरीन होगा। धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस कौशल्या जी, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप छात्र हैं, लेकिन अच्छा ये लगा कि आप इतने सारे उपन्यासों का संदर्भ, कृतियों का संदर्भ आपने दिया, तो यहाँ पे जो शिक्षक हाजिर हैं वो इतने खुश होंगे कि अरे वाह क्या बात है, हमारे छात्र जो हैं वो ऐसी कृतियां पढ़ रहे हैं। जी सर। सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ महिलाएं ज्यादा जुड़ी हैं। कम से कम आज शिक्षा का हेतु यहाँ पे ये पार हुआ कि वो लोग सुनने को उत्सुक हैं, वो अपनी समस्याओं के बारे में जागरूक हुई हैं। और हमारी कौशल्या ने जिस तरह बात कही, बोलना यानी सुनने के बाद बोलना, यह भी बहुत ही ज्यादा जुझारूपन की आवश्यकता है। और जैसा आपने कहा कि भाई इन्होंने इतने सारे संदर्भ दिए, तो बोलने से पहले जब आप चिंतन मनन करते हैं, आजू बाजू देखते हैं और एक तथ्य रखते हैं, यानी कि आज के विद्यार्थी की यह सकारात्मकता हम जरूर स्वीकारेंगे कि बच्चा केवल बोलता नहीं है, लेकिन जो बोलता है डंके की चोट पर, तथ्य के आधार पर बोलता है। तो धन्यवाद करना चाहूंगा बच्चों को। कौशल्या, थैंक यू बेटा, आपने हमारा सर गर्व से ऊपर कर दिया। तरुबेन नमस्कार। जी हाँ जी तरुबेन, आपनो ऑडियो बंद है। वीडियो हाँ जी हाँ सॉरी नाउ। हाँ, पहली बात तो आज धर्मानी जी को सुनते सुनते इनफैक्ट बहुत सालों के बाद इतनी प्रशिष्ट हिंदी और इतनी प्रशिष्ट शैली में उन्होंने जो बात अपनी रखी है वो सुनते इतना अच्छा लग रहा था ना, एज इफ जैसे स्पा हो रहा था अपना, जैसे मेंटल स्पा हो रहा था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और साहित्य के बारे में उन्होंने आरंभ में जो बात बताया कि आज कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति कुछ लिख लेता है तो अपने को साहित्यकार समझ लेता है, वो सचमुच इतनी सही बात बताई है।
और वाइल गोइंग थ्रू सुनते सुनते मतलब कुछ बीच में बोलने का मन नहीं कर रहा था। आपने बताया रमजान भाई, मैं सुन रही थी पर मैं खो गई थी, सच में बताऊं तो। इट वाज अमेजिंग थिंग। और अभी मैंने जाना कि તમે તો શુદ્ધ કાઠિયાવાડી છો, તો ખરેખર એક ભાષાને આટલી સુંદર રીતે ઓફકોર્સ તમે અધ્યાપન કરી રહ્યા છો એ ભાષામાં, પણ અદ્ભુત અદ્ભુત વક્તવ્ય, એટલે પ્રશિષ્ટ કૃતિનું પ્રશિષ્ટ શૈલીમાં જેને કહેવાય રજૂઆત આજે મેં બહુ ઓછી જોવા મળે છે ને આજે માણવા પણ મળી. સો હાર્ટીએસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ધર્માનીજી. थैंक यू बेन. इनफैक्ट मन करता है कि आपके पास बहुत सुने, बहुत कृतियों के बारे में सुने ऐसा. नहीं, जरूर जरूर बिल्कुल जल्दी ये दूसरी कृति लेकर जल्दी उपस्थित होंगे, पहले और मित्रों को सुन ले. और अभी कौशल्या ने जैसे बताया वो भी यू नो इट वाज शोइंग कि कितनी इन्वॉल्वमेंट से वो लड़की ने सुना है जी. और जी. कितनी मतलब मासूमियत से उसने पूछा आपसे रमजान भाई कि वीडियो ऑन नहीं करूं तो चलेगा. इट वाज सो वेरी क्यूट, वेरी क्यूट. जी 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 बिल्कुल. सॉरी आई हैव मिस्ड रावल साहब નું પરેશભાઈ તમારું મેં મિસ કર્યું છે. I'll again go to YouTube and listen to it. જી જી બીજો જ મણકો સાહેબનો છે અને યસ 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 और I will send रमजान भाई it has been my past time now. હવે હું રોજ રાત્રે जो શોધીને જે મેં મિસ કર્યા છે એ બધા એક પછી એક સાંભળતી જાઉં છું. અરે વાહ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ, થેન્ક્સ અ લોટ, થેન્ક્સ અ લોટ. Enriching experience. થેન્ક યુ સો મચ. જી થેન્ક્સ અ લોટ. તમે જોડાયા એનો પણ આનંદ અને આ પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો એનો વિશેષ આનંદ. जी. यस, It's our pleasure. यस. जोशी आत्मन जी या आत्मज वो बात करना चाहते हैं तो हम उनको भी बिल्कुल आमंत्रित करेंगे, वे अगर कुछ प्रश्न करना चाहें या फिर कुछ पूर्तता करना चाहें. जोशी आत्मज. नमस्कार सर, मेरा नाम तृप्ति जोशी है. अच्छा, हाँ जी, हाँ जी. जी नमस्कार सर. जी धर्मानी सर ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया और मैं एक प्रोफेसर रह चुकी हूँ, तो आज जैसे दीदी ने कहा वैसे काफी समय के बाद बहुत ही अच्छी शुद्ध हिंदी जो है वह सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा. आजकल क्या है कि नए जो शिक्षक है वो पढ़ लेते हैं, पर जो शुद्ध हिंदी का प्रयोग होना चाहिए, जो बच्चों को सिखाना चाहिए, वो शुद्ध हिंदी जो है वह न शिक्षक बोलता है न विद्यार्थी बोलते हैं. जो टीवी में आते हैं वही सारी बातें जो है वह दोहराई जाती है. तो धर्मानी सर बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने आपका वक्तव्य जो है वह पूरा मैंने. और जैसे आपने कहा स्त्री विमर्श की बातें, आपने बहुत अच्छी बात मुझे एक स्पर्श कर गई कि आपने कहा कि स्त्री पुरुष के संबंध को वैज्ञानिक रूप से नहीं देखा जाता. बहुत सही बात है. ये बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है. जैसे अभी रावल सर ने कहा वैसे हमारा जो जन्म है वो तो एक ही तरह से सारी चीजें जो है वो पुरुष और स्त्री में एक तरह से होती है, लेकिन फिर भी जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे तो बचपन से पहले ये सिखाया जाता है कि ये भाई है तो उसे ये कहना है, ये बहन है तो उसे ये काम सीखना है. तो वैसे वैसे आजकल मैं जिसका बहुत विरोध करती हूँ, मेरा बच्चा जो है वह पढ़ रहा है तो स्कूल में उन लोगों को अलग बिठाया जाता है कि एक तरफ लड़कियां बैठेंगी एक तरफ लड़के बैठेंगे. तो ऐसा क्यों? जब हम ऐसी बातें करते हैं कि हमने विकास कर लिया है, जब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, जब हमारे देश में स्त्रियां जो है वह पुरुष के समान मानी जाती है, तो फिर ऐसा परिवर्तन, ऐसा जो भेद है वो क्यों रखा जाता है? और मैं उससे हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा इसमें कोई अलग बात नहीं है. आप जैसे अपने फ्रेंड के साथ रहते हो वैसे ही अपनी कोई लड़की यदि आपकी फ्रेंड है तो उसके साथ भी आप रह सकते हैं. पर बचपन से यही सिखाया जाता है. इतना ही नहीं, मेरे ही घर में जैसे मेरा बच्चा है तो उसकी बड़ी बहन है तो ये कहा जाता है कि बहन तू सीख ले. मेरे ससुर जो है वो हमेशा यही कहा करते थे कि नहीं वो तो लड़का है वो नहीं सीखेगा, और जो लड़की है उसे बचपन से ये सीखना चाहिए. जबकि उनका विरोध हम दोनों करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं. ये आज का समय जो है वह ऐसा है कि लंबे समय के बाद जब वो बड़ा होगा तब दोनों को, आज भी वैसा ही है कि हम दोनों को जॉब पर जाना पड़ता है. तो ऐसा क्यों है कि हमारा विकास जो है वह हुआ है,
नौकरियां की जाती है, स्त्री जो है वह नौकरी कर रही है, पर फिर भी आकर उसे चूल्हा चक्का जो है वह तो करना ही पड़ता है। तो ऐसा ऐसा जो हमारा विकास है उसे हम विकास नहीं कह सकते, मानसिक रूप से हमारा विकास नहीं हुआ है। प्रसाद जी ने बहुत समय पहले स्त्री विनष्ट की जो बात की है वो सही अर्थ में यदि हम लोगों ने अपनाई होती, सही अर्थ में यदि हम लोगों ने उस पर विचार करके परिवर्तन लाने की कोशिश की होती, तो बहुत सारे, प्रेमचंद जी ने भी बहुत सारे उपन्यास या बहुत सारी कहानियां जो है वह नारी जीवन पर लिखी हुई है। तो उर्मिला है, यशोधरा है, निर्मला है, दिव्या है, जैसे आपने वो सारे चरित्र अभी बताए, वो सारे चरित्र जो है हम देखते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, तो उनमें सारी स्त्रियां जो है वह बहुत सारे दुख दर्द को झेल कर फिर अपना विरोध जो है वह प्रदर्शित करती है। यहाँ पर भी ध्रुव स्वामी ने भी अपना विरोध, मतलब बहुत सारे दर्दों को सहने के बाद अपना विरोध जो है वह रखा है। तो मेरा अनुरोध है कि समय जो है वह परिवर्तन हुआ है, पर उसका शुरुआत जो है उसकी शुरुआत हमारे ही परिवार से होनी चाहिए। जैसे अभी ये बच्ची ने कहा कि शहर में, गांव से शहर में ज्यादा वातावरण अच्छा है, तो ये बात धीरे धीरे गांव में भी आनी चाहिए कि हमारी बेटियों को हम यदि पढ़ने के लिए भेज रहे हैं बाहर, तो उसमें वो सारे परिवर्तन जो हम लड़कों को जो सारी सहूलतें देते हैं वही सारी सुविधाएं हमें लड़कियों को भी देनी चाहिए। धन्यवाद सर, आपका वक्तव्य बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे मैंने आज ही पहली बार आपका ये वक्तव्य और आपका जो मणका है वह सुना है। यदि आगे के जो वक्तव्य है वो मुझे मिल सकते हैं तो मुझे भेजने का कष्ट कीजिएगा। नमस्कार। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ और अपनी बात रखी, उसके लिए भी आभार आपका। और आपको रमजान हसनिया नामक चैनल पे ये सब मिल जाएंगे, या फिर मैं अंत में एक नंबर भेजूंगा, उस पे अगर आप मैसेज करेंगे तो भी आपको ये सब जो आगे की श्रृंखला के जो मोती हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। सर ने आरंभ में एक बात रखी थी कि लेखन जो है वो एक जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और जब आप एक शब्द के पास जाते हैं या शब्द की शरण में जाकर कुछ बात लिखते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बोलना भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, वो सर ने आज साबित किया है। तो पूरी जिम्मेवारी के साथ आपने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, न केवल विचार को, न केवल कथा वस्तु को, उसके संदर्भ के साथ जुड़े हुए सभी विमर्शों को आप जोड़ते गए और आपने यह बात रखी। मुझे आनंद के साथ यह कहना है, नारी विमर्श की या जो बातें जब चली हैं, तो हमारी श्रृंखला में आगे का जो मोती हम परोने वाले हैं वो एक ऐसी नारी की कथा है, अरुणिमा सिन्हा की, जिसका पैर रेल में कट जाता है और वहां से एवरेस्ट तक की जो यात्रा है वो उसने किस प्रकार से की है। विश्वासनु एवरेस्ट, ये कृति जो है वो कल ही हमारी श्रृंखला में उसकी बात होने वाली है। और डॉक्टर जिग्ना पुरोहित हमारे साथ सूरत से जुड़ने वाले हैं और वो इस कृति का परिचय करवाने वाले हैं। तो अगर नारी चाहे या कोई भी आगे, आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि नर नारी से आगे जाकर केवल हम मानव अधिकार की बात कब करेंगे, कब ये भेद छोड़कर केवल वो व्यक्ति है, केवल वो मनुष्य है, उस संदर्भ में विचार करेंगे। क्योंकि जब तक नर नारी की बात भी करते रहेंगे तब तक भी एक द्वंद्व रहेगा, और इस द्वंद्व से बाहर निकलने की बात हमें जयशंकर प्रसाद जी सूचित करते हैं यहाँ पे। तो उस विचार तक पहुंचाने की बात 70 साल पहले लिखी हुई इस कृति में की गई, भली भांति उसको आपने न्याय देकर यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो मैं हमारे रावल सर को विनती करूंगा कि वे कॉलेज की ओर से आपका आभार दर्शन करें। डॉक्टर परेश रावल जी। थैंक यू। ધર્માણી સર ને ઘણા લાંબા સમયથી ઓળખીએ એ જુદી વસ્તુ છે, અને એમની સાથેના વિમર્શમાં લગભગ હું એમનાથી પછીની પેઢીનો છું, તોય એવું લાગે કે અમને સાથે જોડીને ચાલે, કારણ કે સિનિયર પ્રિન્સિપાલ, ખૂબ સિનિયર પ્રિન્સિપાલ છે અને હું ઘણો જ જુનિયર છું એ બાબતમાં. તેમ છતાં જે રીતે કદાચ મારાથી 10 વર્ષ પાછળની વ્યક્તિ આવતી હશે એ પણ ધર્માણી સરને એમ માને કે આ મારા મિત્ર જ છે, એમ કહી શકે કોન્ફિડન્ટલી બારે. અને એ બહુ મોટી હસ્તી છે એ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પણ તેમ છતાં જ્યારે એમને મળીએ તો એ ભાર વગરની, સંપૂર્ણ, એવું ન લાગે કે એમનો કોઈ ભાર લાગે.
એમની સાથે બધા જ પ્રકારની વાત છે એ શેર કરી શકાય, અને બે રીતે કે એ શેર કરીને આનંદ પણ કરી શકાય ને આપણને એટલી ખાતરી પણ હોય કે આપણે કંઈ શેર કર્યું છે, આપણો કોઈ પ્રોબ્લેમ શેર કર્યો છે તો એ ક્યાંય બહાર જવાનો નથી. એ આપણને સોલ્યુશન માત્ર આપશે ને પછી એ જ મિનિટે ભૂલી જશે કે ભાઈ આનો પ્રોબ્લેમ આ હતો ને એનું ઉજાગર કરી શકાય એવું હતું, એવું એને મનમાં એ ના આવે. ને એ કદાચ એમને એટલી હદે હું એમને ઓળખતો થયો છું કે કદાચ ધર્માણી સર પસાર થતા હોય ને હું એક વિદ્યાર્થી તરીકે એને મને મનમાં આવે એવી ગાળો હું એમને દઉં ને તો એ પાછળ વળીને જોવે નહીં કે એ કયો મૂર્ખો બોલી રહ્યો છે, એવું જોયા વિના એ આગળ વધી જાય. એટલા એ પોતે સારા સારા લેવલે પહોંચી ગયા છે એ બાબતે. તો એ બધી રીતે એમને હંમેશા એમની સાથે લગભગ મને એમ છે હું લગભગ રોજ કંઈક ને કંઈક એમની સાથે શેર કરતો હોઈશ ને એ પણ એમને જ્યારે સૂझે ત્યારે એવું વિચારીને નહીં કે આ તો બહુ ઘણો જુનિયર છે એની સાથે મારે શેર કરવાની જરૂર નથી, એ કરે. ઘણી વખત સમસ્યાઓનું અગાઉથી કહી રાખે કે આ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ છે ધ્યાન રાખજે, એવું પણ કહી રાખે. તો એ એક જાતનો એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં સધિયારો છે અમને. એ દ્રષ્ટિએ એમને આજે પ્રાપ્ત કરીને ખૂબ આનંદ. પછી ખૂબ સારી પ્રશિષ્ટ કૃતિ જ લઈને આવ્યા અને પ્રશિષ્ટ રીતે કીધું, બીજા વક્તાઓએ પણ કહ્યું એ રીતે થયું. લોકોને વિચારતા કરી મૂક્યા. જે કૌશલ્યાએ કીધું છે એ ખૂબ જ સાચી વાત છે. આપણે બહુ રૂપાળા દ્રશ્યો ગામડાના રજૂ કરીએ છીએ કલાકૃતિઓમાં, પણ એણે બહુ સરસ રીતે કીધું કે ભાઈ ગામડામાં પ્રોબ્લેમ છે, શહેરોમાં ઓછો પ્રોબ્લેમ છે. બહુ સારી રીતે એણે કહ્યું. અને એટલે જ તો આપણે ગ્રામ્ય શહેરી પલાયન જોઈ રહ્યા છીએ કે ગ્રામ્યમાં જેટલા ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે એમાં સંકુચિતતાનો ભોગ બનેલા લોકો છે, એનાથી જ શહેરો ઠલવાઈ રહ્યા છે. ધારો કે સ્ત્રીઓને આપણે ધારો કે કોઈ ગુજરાતી કવિતા તો નહીં પણ ગીતમાં લખે કે ભાઈ મને ચોરણા વાળો ગમતો નથી, મને પેન્ટ વાળો ધોતિયા વાળો ગમતો નથી, મને પેન્ટ વાળો જોઈએ, વાડીએ કામ કરવું નથી, મારે ઘરે કામ કરવું. આ પ્રકારના એ જે ગીત છે એ પણ એ સ્ત્રીની ભાવનાને રજૂ કરનારા છે કે ભાઈ આવા પ્રોબ્લેમ છે, હું ત્યાં રહીને કરું છું. એ એક મુશ્કેલી. એવી જ રીતે જેટલા પણ સતાવેલા લોકો છે એ બધા લોકો શોષિત લોકો છે, એને બધા લોકોને ધારો કે શોષિત વર્ગમાંથી હું આવતો હોઉં ને ગામના પાદરે બેસીને ચર્ચા કરવામાં મને ચાન્સ મળતો નથી, પણ હું પાનના ગલ્લે શહેરમાં ઊભો રહીને કહી શકું કે અનિલ કુંબલે બહારના બોલ નાખ્યા એમાં આપણે હારી ગયા, એવું આપણે કહી શકીએ. જે એમાં મારી જાતિ કોઈ તે વખતે પૂછે નહીં. જ્યારે સ્ત્રીઓને આ સમસ્યાનો પણ સામનો કરવો પડે. આજની બ્રોન્ઝ મેડલ મેચમાં ભારત તરફથી મેડલની મેચમાં ભલે આપણે મેડલની મેચ હારી ગયા પણ વંદના કટારિયાએ ગોલ માર્યો છે એમાં, અને એ વંદના કટારિયાના ઘર પાસે એ સ્ત્રી તરીકે બહુ રાષ્ટ્રીય ખેલાડી તરીકે બહુ મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી રહી છે, એનો વિરોધ કરનારા પણ એના ઘર પાસે પહોંચ્યા અને એમાં જાતિ સૂચક વિરોધ કરનારા પણ પહોંચ્યા. એટલે આટલી ટેલેન્ટ પ્રાપ્ત કરી લે વ્યક્તિ કે નેશનલ હોકી ટીમમાં એ બહુ આમ સ્ટાન્ડર્ડ જગ્યાએ પહોંચે, એની એટેકર એની ફોરવર્ડ પ્લેયર તરીકે રમે અને એમાં દરેક મેચમાં લગભગ ગોલ મારે. અને આ વખતની આપણે ધારો કે બ્રોન્ઝ મેડલ મેચ હારી ગયા તોય હોકી એટલી બધી લિફ્ટ કરી દીધી છે એ લોકોએ કે આપણને ખાતરી થઈ ગઈ છે કે નેક્સ્ટ તો જ્યારે ઓલિમ્પિક આવશે એમાં આપણને મેડલ આવેલો જ છે એમ કરીને. અને મેન્સ હોકીએ પણ લિફ્ટ કર્યું ને હવે બ્રોન્ઝથી આગળ જશે એવું. આવી પરિસ્થિતિ લાવી દીધા પછી પણ જો એ છોકરીને ગામડાની અસુવિધાઓનો સામનો કરવો પડે, ગામડામાંથી બહાર નીકળીને આવી જાતિ સૂચક બાબતોનો પણ સામનો કરવો પડે, તો એ એક જાતની ઈર્ષા પણ આપણી બોલે છે કે આપણને એમાં ઈર્ષા થઈ આવી કે આશે નહીં એટલી બધી આગળ વધી ગઈ, એ પ્રકારની ઈર્ષા થઈ આવે. અને એ સાથે જ એક બીજા સારા સમાચાર એવા છે કે મીરાબાઈ ચાનુએ 150 જેટલા ટ્રક ડ્રાઈવરોને આજે સન્માનિત કર્યા. એ એવા લોકો હતા કે જે એના ગામડાથી એને ઇમ્ફાલ સુધી એના સ્ટેડિયમ સુધી લઈ જવામાં ખૂબ વાર લિફ્ટ આપેલી હતી, એવા લોકોને. તો એ એક બીજું પાસું પણ છે એની સાથે. એટલે આ વિમર્શ દ્વારા આ સમસ્યા છે એટલું આપણે સ્વીકારતા થયા છીએ અને એ સમસ્યાના ઉકેલ બાજુ પણ આગળ જઈશું એ પણ થાય છે. અને આ બધી બાબતને ધર્માણી સરે ખૂબ જ એમ કે વધારાની એક પણ વાક્ય આમાંથી તમે ડિલીટ ના કરી શકો એવી રીતે અને શબ્દો બહુ સારા પસંદ કરીને, ખૂબ સારા શબ્દો પસંદ કરીને આ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યા. જયશંકર પ્રસાદને પણ એમણે ખોલી આપ્યા. કૌશલ્યાએ જ્યારે કોમેન્ટ કરી ત્યારે મને એક બીજી વાત પણ એમાં સૂજી હતી, જે થોડાક સમય પહેલા એક રાગ દરબારી આપણે ઉર્વિશ કોઠારીના બ્રધરે રજૂ કરી આપણી પાસે. તો એમણે રાગ દરબારીમાં
આવી જ વાત કરી હતી કે ગામડાના અને ગામડાના પોલિટિક્સ સાથે સંકળાયેલા લોકો, ગામડાની જુદી જુદી સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા લોકો, સામાન્ય અને બદમાશ લોકો. એને જે શબ્દ યુઝ કર્યો હતો એ આવો હતો, સામાન્ય અને આપણા જેવા જ બદમાશ એમ. એટલે આપણામાં થોડી નાની મોટી જે બદમાશી હોય એવા લોકો ગામડામાં વસે છે. અને એટલે ગામડું બહુ રૂપાળું છે એવું એને ના કીધું. એણે ગામડાનું દર્શન કરાવતી વખતે લખ્યું છે કે આગળ જતા પહેલા જ એક દુનિયાભરના ભંગારમાંથી બનાવેલી એક ચાની દુકાન છે. એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે ગામડા પાસે પહોંચી આવ્યા છીએ. એટલે એ તો ખૂબ જ શ્રીલાલ શુક્લાએ તો એક એક ફકરામાં એક એક વ્યંગ્ય આપ્યો છે. તો એ દ્વારા આપણને ગામડાની પરિસ્થિતિને જે કૌશલ્યાએ કીધું, અને આ વખતના જે અત્યારની પેઢી છે એમાં એક સારી બાબત એ છે કે દે કેન સે સ્પેડ ટુ સ્પેડ ઓન ધેર ફેસ. એમ એ લોકો કહી શકે છે, જ્યારે આપણે એને બહુ સારી મીઠાશથી, અત્યારે ધારો કે ધર્માણી સાહેબે બંગાર પણ લેક્ચર આપ્યું હોત તો એક કોલેજના પ્રિન્સિપાલ તરીકે હું ખૂબ આભાર કરીને તમને થકાવી દઈશ, પણ એવું નથી બન્યું. અને આ કૌશલ્યા પાસેથી શીખવા જેવી વાત એમ છે કે સર તમે ખૂબ સારું લેક્ચર, પણ આટલા વાંધા હતા હો, એમ કહી શકાય એવું છે. એ આજની પેઢીએ પણ એટલે ડેવલપમેન્ટનો એ પાર્ટમાં આપણે જરૂર પહોંચી ગયા છીએ કે જ્યારે એ લોકો સ્પષ્ટતાથી કહી શકે છે. અને આ વિવાહ નામની સંસ્થામાં પોતાનામાં કેટલીક ત્રુટિઓ છે એને દૂર કરીને, ત્રુટિઓને દૂર કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ એમ છે. બેને જ્યારે વાત કરી, તરુબેને જ્યારે વાત કરી, ત્યારે મને યાદ આવ્યું કે મારો ભત્રીજો 3 વર્ષ ત્યાં જર્મનીમાં ભણી રહ્યો છે, નોકરી કરી રહ્યો છે. તો એ જ્યારે પણ ફોન કરે ત્યારે કે આ બનાવતા મને આવડી ગયું, પેલું અહીંથી જ્યારે જવાનો હતો 3 વર્ષ પહેલા, ત્યારે એને કલિનરીના ક્લાસ કરી લીધા હતા પોતે, અને એ શીખીને જ ગયો હતો. અને ત્યારે એક લાઈન મેં એની પાસેથી સાંભળી હતી, એની હવે એ 3 વર્ષ ત્યાં રસોઈ બનાવે છે એની પાસેથી, કે ભાઈ આમાં કઈ સ્ત્રી પુરુષ જેવું નથી, રસોઈ કલા એ કલા છે, એ સ્ત્રી એ કરે પુરુષ એ કરે, આ બંને રીતે. એટલે એમાં જેન્ડર ક્યાંથી આવી એમ એનું કહેવાનું. સેમ વસ્તુ આપણને આખા સમાજને લાગુ પડે એવું છે. તો આ ધીરે ધીરે આ લોકો જે જયશંકર પ્રસાદ જેવા લોકો છે અને ધર્માણી સાહેબ જેવા લોકો છે, એ આપણને ત્યાં સુધી લઈ જાય છે કે તમે જો તમારી જાતને બહુ હોશિયાર સમજતા હો તો આ બાબત વિશે શું કહેવા માંગો છો, એમ કરીને આપણને ધીરે ધીરે જાગૃત કરતા રહે છે. અને રમઝાનને પણ એક અહીંયા હું અભિનંદન એ દ્રષ્ટિએ આપી દઉં, એનું હિન્દી એ બહુ સુંદર છે, સરસ બોલતો હતો, એના શબ્દો છે એ સરસ હતા. એટલે એ પણ એક સારી બાબત છે. અને એ ધારો કે જયશંકર પ્રસાદ જેવા લોકો આ લખી દે, ધર્માણી સાહેબ જેવા દેખાડે કે આ જગ્યાએ છે ભાઈ જ્ઞાન તમે લેવા જાઓ, તો એ પાછું પામે છે એ રમજાન જેવા લોકો પામે છે કે જેને એ આત્મસાત કરવા માટે પણ એટલું ભણવું પડે એમ. એવું નથી કે કાલ સવારે ઉઠીને હું કહી દઉં કે મને હિન્દી સાહિત્યમાં સમજ પડવા લાગી છે, તો એ નહીં બને. ધર્માણી સાહેબ ના હોવાથી આ શું કહેવાય કે મારી આભાર માનવાની વસ્તુ મેં થોડીક વધારે લંબાવી દીધી. અને હું આ બધા જે અમારા નિયમિત જોડાનારા સુગ્ન ભાવકો છે, મારાથી બોલાઈ જાત કે શ્રોતા મિત્રો, કારણ કે આકાશવાણીમાં ઘણી બધી વાર હું બોલ્યો છું, શ્રોતા મિત્રોની પણ સુગ્ન ભાવકો જે છે એ બધા લોકો નો હું ફરીને આભાર માનું છું. ધર્માણી સાહેબનો વિશેષ આભાર. रमजान ने खूब खूब अभिनंदन. थैंक यू एवरीवन. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और फिर से मैं अगले 2 मंडकों की एक जरा आपको बता दूं, जैसे अरुणिमा सिन्हा का विश्वास का एवरेस्ट, ये अगली कृति है. और इसके बाद रविवार को हम कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का जो बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है, उसको जॉनी शाह करके एक नाट्यविद नाट्यकर्मी ही हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे और न केवल बात करेंगे लेकिन उसके अंशों का पठन, उसमें आते हुए गीतों का गायन वगैरह सब करके पूरे नाट्य का परिचय करवाने की वे कोशिश करेंगे. तो इसी प्रकार आप सब हमारे साथ जुड़े रहें. आज धर्मानी सर के जुड़ने से हमारी श्रृंखला और समृद्ध हुई है, जो कि रावल सर ने बताया. तो इसका आनंद व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम यहाँ विराम लेंगे. कल फिर मिलते हैं. सभी को प्रणाम, सादर नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद सर. बहुत बहुत धन्यवाद.